अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ और तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, इम्तहान की तैयारी में लगे हुए होंगे, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक नावल आपके सबक में, आपके निसाब में शामिल किया गया है। एक सबक आपके निसाब में शामिल किया गया है और इस सबक क्या है, एक नावल है। नावल का नाम है बेवा। नावल का नाम है बेवा और ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल है। नावल बहुत बड़ा है क्योंकि नावल होते ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। नावल की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा यानी उसके शुरुआती 9 हिस्से आपके निसाब में शामिल किए गए। उसके बाद भी कहानी बहुत बड़ी, उसके आगे और भी है। और इससे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा आपसे पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। इस एक वीडियो में, इस पूरे चैप्टर के मैं बहुत सारे सवाल एक ही वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा और आप हर बात को क्या हो जाएगा, एक बार में समझ जाओगे। देखिए, एक ज़माना ये भी था जब मैं भी 12th क्लास पढ़ा करता था और जब ये नावल मुझे पढ़ाया गया था तो मैं भी बड़ा कन्फ्यूज़ था कि अमृत राय कौन है, दानानाथ कौन है, पूर्णा कौन है, बद्री प्रसाद कौन है। सारे कैरेक्टर मेरे दिमाग में सेट नहीं होते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कहानी है क्या, हो क्या रहा है। बद्री प्रसाद है कौन, अमृत राय है कौन, अमृत राय की शादी हो रही है, बेवा कौन है, पूर्णा कौन है, प्रेमा कौन है, ये सारे कैरेक्टर ऊपर नीचे हो जाते थे, ठीक है। फिर अब जब इस चीज़ को समझ गया हूँ पूरी बात अच्छे से, तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और आपको मैं इस तरह सेट कर दूंगा पूरी बात। आप एक एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कहानी क्या है। कहानी को आप एक फिल्मी रूपांतरण की तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एक फिल्म जैसे चल रही है आपके सामने, आप बिल्कुल वैसी ही चीज़ को सब के समझ सकते हैं कि आखिर में ये कहानी है क्या। कहानी आधी अधूरी है, कहानी पूरी नहीं है। और अगर मैं नावल के सब बातों को शामिल करूंगा तो ये वीडियो 9 हिस्सों में है, 9 भागों में इस वीडियो को बनाया गया है पहले। तो 9 भाग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, कम से कम 5-6 घंटे के वो वीडियोज़ हैं। देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चूँकि इम्तहान नज़दीक है, इसलिए पूरे वीडियो का सार यानी पूरे सबक का सार, नावल जो दिया गया है बेवा, उसका पूरा सार मैंने इसमें इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर ऐसे हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बेवा नावल का खुलासा लिखिए, तो आपको खुलासा जैसे मैं बता रहा हूँ, आप एज इट इज़ पूरा भी नहीं लिख पाएँ, इसका भी समराइज़ करके, इसको छोटा करके भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर पूछा जाएगा बेवा नावल का मकसद क्या है, तो मकसद भी मैं आपको इसमें बता दूंगा कि क्या मकसद बताया गया है। मकसद की 1-2 लाइन, 2-4 लाइन आपको ऐड करनी है, उसके बाद लगभग आपको खुलासे वाली बातें ही वापस लिखनी है, ठीक है। अपनी भाषा में वापस, अपनी ज़बान में वापस लिखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेवा नावल में अमृत राय का किरदार कैसा था, तो मैं आपको जब किरदार एक कैरेक्टर बताऊंगा सारे, तो मैं आपको एक एक कैरेक्टर के साथ उनकी खासियतें भी बताता चलूँगा कि इसकी खासियत ऐसी थी, इस किरदार की खासियत ऐसी थी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए होने वाला है और 100% आप वीडियो आपको पसंद आने वाला है। और ज़रूर आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, हमेशा की तरह जैसा आप अभी तक करते आए हैं। यह आप ही की मोहब्बत का नतीजा है कि हमारे चैनल पर इतने व्यूज़ आते हैं और इतना पसंद किया जाता है चैनल को। इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे भी बहुत ज़्यादा वायरल करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, अब मैं आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा, सीधे आता हूँ मैं नावल की खुलासे की तरफ, बेवा का खुलासा। और मैं बताता चलता हूँ कि कैरेक्टर हैं क्या आखिर, ठीक है। कहानी कैसे शुरू होती है, कुछ लाइनें पढ़ते हैं, फिर आपको मैं पूरे किरदार एक एक करके बताता हूँ। देखिए, नावल बेवा का खुलासा। प्रेमचंद का नावल बेवा उनके मुख्तसर नावलों में शुमार किया जाता है, यानी गिना जाता है। दिए गए सबक में मुकम्मल नावल के बजाय उस नावल के इब्तदाई 9 अबवाब शामिल है। अबवाब जमा है बाब की, बाब यानी हिस्सा, भाग, और अबवाब यानी भागों। 9 भाग इसमें शामिल किए गए हैं। आगे और भी कहानी बहुत लंबी है। नावल बेवा का मरकज़ी ख्याल हिंदू मज़हब और समाज में बेवगी के मसले को बयान करता है। बेवगी यानी बेवापन को, ठीक है, बेवा होने को। एक बेवा की ज़िंदगी कैसी होती है उस बात को इसमें उठाया गया है कि बेवा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जब वो बेवा हो जाती है। क्या उसे जीने का हक़ नहीं है? क्या उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हक़ नहीं है? क्या उसे अपनी ज़िंदगी में वापस खोई हुई खुशियाँ लौटाने का हक़ नहीं है? खुशियाँ पाने का हक़ नहीं है? ये सब बातें इसमें क्या आपके सामने पेश की गई हैं। नावल की कहानी के बुनियादी किरदारों में अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद, प्रेमा, कमला, पूर्णा और सुमित्रा वगैरह शामिल हैं। चूँकि नावल की जो कहानी होती है बहुत बड़ी होती है, तो इसमें किरदार भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मुकालमे होते हैं, बहुत सारी संवाद होते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले कहानी के पात्र के बारे में ढंग से एक बार में सुने और समझने की पूरी कोशिश करें, एक बार में फिट हो जाएगी सारी बात। सबसे पहला नाम है अमृत राय का। किसका नाम है? अमृत राय। अमृत राय क्या है? कहानी का हीरो है।
कहानी का कौन है? मेन हीरो है, हीरो वही है, उसके पीछे सारी कहानी है, ठीक है। अमृत राय कहानी का मेन हीरो है। अब दूसरा बंदे का नाम है दानानाथ। दानानाथ कौन है? अमृत राय का दोस्त है। दानानाथ अमृत राय का दोस्त है। तीसरा है बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद कौन है? अमृत राय का ससुर है, अमृत राय का ससुर है। चौथा नाम है प्रेमा, अमृत राय की साली है, अमृत राय की साली है। फिर नाम आता है कमला। कमला मतलब कमला प्रसाद, ये इसका साला है। और पूर्णा, पूर्णा किरदार अलग है, वो एक बेवा है। तो पूर्णा और सुमित्रा वगैरह के किरदार को आपको ना भी जाने कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा मामला, उसकी कहानी अलग है, वो उस कहानी को भी साथ में हम आगे जाकर ज्वाइन करेंगे। पहले हमें क्या समझना है, अमृत राय कौन है? कहानी का हीरो है, जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अमृत राय का दोस्त है दाननाथ। आप दोनों क्या कर सकते हैं, कॉपी पे ग्राफ बना सकते हैं इसका, ठीक है। एक रैंडमली 3D ग्राफ बना सकते हैं, रेखाओं से बना सकते हैं। कि कहानी में बीच में आप क्या कर दें, गोला बना दें, लिख दें अमृत राय हीरो है। साइड में एक लाइन खींच के बना सकते हैं कि दाननाथ ये इसका दोस्त है, दाननाथ नीचे लिख दें दोस्त, अमृत राय नीचे लिख सकते हैं हीरो। साइड में एक लाइन खींच के बना सकते हैं बद्री प्रसाद, ये लिखेंगे अमृत राय का ससुर, ठीक है। फिर लिखेंगे लाइन खींच के बना सकते हैं, यानी सभी किरदार आपस में जुड़े हैं। अमृत राय को आप बीच में रखेंगे, अमृत राय को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। एक लाइन खींच के लिखेंगे ससुर दाननाथ, ससुर बद्री प्रसाद। एक लाइन खींच के लिखेंगे दाननाथ उसका दोस्त। फिर लिखेंगे प्रेमा उसकी साली, कमला उसका साला, और कहानी का मेन हीरो कौन है? अमृत राय है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं कहानी आगे क्या होती है। देखिए, कहानी का मरकजी किरदार अमृत राय है, जिसकी शादी बद्री प्रसाद की बेटी से हुई है, मगर ज़चगी के दौरान बच्चे और माँ दोनों की वफ़ात वाक़ई हो जाती है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि कहानी का मेन किरदार, मेन हीरो कौन? अमृत राय है। और अमृत राय की शादी किससे होती है? बद्री प्रसाद की बेटी से हो जाती है, ठीक है। शादी हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, माँ और बच्चा दोनों क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। यानी बद्री प्रसाद ने शादी तो कराई, पर उसकी बेटी और बच्चा दोनों क्या हो गए? मर गए। अब उनका जवाई, जो उनका दामाद है अमृत राय है, वापस कुंवारा हो गया है, यानी विधवा हो गया, विधवा नहीं विधुर हो गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, बद्री प्रसाद जो कि अमृत राय के चाल चलन और फितरत को बहुत पसंद करते होते हैं, वो अपनी दूसरी बेटी प्रेमा का रिश्ता अमृत राय से तय कर देते हैं। प्रेमा भी अमृत राय को अपने दिल में बसाए हुए है। दूसरी तरफ अमृत राय का दोस्त दाननाथ भी प्रेमा से हद दर्जा ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये देखिए फिल्मों का ट्रायंगल है, फिल्मों वाला ट्रायंगल देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, बिल्कुल वही ट्रायंगल है एज इट इज़। क्या हुआ, बाप ने बेटी की शादी कराई, बाप ने बेटी की शादी कराई, लेकिन क्या हुआ, बेटी की शादी कराने में बेटी क्या हो गई? मर गई। तो बाप ने क्या किया, छोटी बेटी जो उसकी पिछली बेटी थी, यानी बद्री प्रसाद की जो छोटी बेटी थी जिसका नाम प्रेमा था, बाप ने कहा कोई बात नहीं, मेरा जवाई जो है, मेरी बड़ी बेटी मर गई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अमृत राय का चाल चलन बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत अच्छा इंसान है, इसको अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, तो मैं अपनी दूसरी बेटी की शादी इससे कराना चाहता हूँ। तो क्या करता है, अपनी दूसरी बेटी जो होती है उसकी शादी उससे कराने के लिए तय कर देता है कि ठीक है, बेटी के मरने बाद दूसरी बेटी शादी, प्रेमा की शादी भी उनसे करवा दी जाएगी। कहानी बिल्कुल समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। अच्छा, अब क्या होता है, दाननाथ का एक अमृत राय का दोस्त भी होता है। अब प्रेमा को पता होता है उनका जीजा बहुत अच्छा है, नई नई शादी होती है, जीजा अपना बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पसंद भी करती है प्रेमा उसे, ठीक है। प्रेमा पसंद भी करती है, वो चाहती है कि हाँ मेरी भी शादी इनसे हो जाए, इतना अच्छा शौहर, इतना अच्छा धनी मुझे भी नहीं मिलने वाला है, वो भी यही चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। अमृत राय के लिए ससुर साहब तय भी कर देते हैं, सारा मामला सेट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब कहानी का आता है साइड में क्लाइमैक्स। अमृत राय का एक दोस्त है दाननाथ, जब पता था, उसके दोस्त को पता था कि मेरे दोस्त की अमृत राय की शादी किससे हो गई है, बद्री प्रसाद की बेटी से हो गई है, तो अमृत राय की जो साली है प्रेमा है, मैं उसको चाहने लगता हूँ, वो उसकी साली को चाहता है, दिलो जान से मोहब्बत करता है, लेकिन कभी अपने दोस्त को बताता नहीं कि मैं तेरी साली से प्यार करता हूँ, ठीक है। मगर अपने दोस्त से दोस्ती में वो उस मोहब्बत को दिल में दबाए हुए है। अब जब पता लगता है कि उसके दोस्त की बीवी मर गई है और उसकी साली की बात उससे तय हो गई है, तो वो इस बात को अपने दिल में दबाए रखता है, कभी भी अपने दोस्त को कहता नहीं कि मैं तेरी साली से प्यार करता हूँ। अमृत राय से रिश्ते से कबल बद्री प्रसाद के सामने प्रेमा के हक़ में दाननाथ ही सबसे मजबूत और उम्मीदवार था। हाँ, जब अमृत राय नहीं था, यानी जब अमृत राय की शादी किससे हो चुकी थी, अमृत राय की शादी बद्री प्रसाद की बड़ी बेटी से हो गई थी, तो बद्री प्रसाद चाहता था कि बड़ी बेटी की शादी हो गई है, अब छोटी बेटी की शादी किससे करूँगा, दाननाथ से करूँगा। वो खुद चाहता था कि दाननाथ सबसे अच्छा इंसान है, सुलझा हुआ इंसान है, अच्छा इंसान है, और मुझे इससे अपनी दूसरी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन चूंकि बेटी मर जाती है बड़ी वाली, तो चाहता है कि मैं जवाई को कुंवारा नहीं रखूँ और दामाद की शादी छोटी बेटी से क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं। मगर अमृत राय आर्य समाज तहरीक के तहत होने वाले एक जलसे में, एक तकरीर में, वो बेवा औरतों के हुकूक में तकरीर सुनने के बाद ये फैसला कर लेता है कि उसे एक कुंवारी औरत से शादी का कोई हक़ हासिल नहीं है, बल्कि उसे किसी बेवा औरत से शादी करनी चाहिए। यही वजह है कि वो प्रेमा से शादी से इनकार कर देता है। अब आता है कहानी का सेकंड पॉइंट।
बाप तो कहता है कि ठीक है, मेरी बेटी, बड़ी बेटी क्या हो गई है, मर गई है, बड़ी बेटी की डेथ हो गई है, तो आप ऐसा करो मेरी छोटी बेटी से शादी कर लो। लेकिन अमृत राय क्या होता है, एक आर्य समाज के किसी जुलूस में, किसी जलसे में, किसी सभा में जाकर बैठता है। तो सभा में प्रवचन चल रहे होते हैं, प्रवचन में बताते हैं कि जिस इंसान की बीवी मर जाती है उसको कोई हक नहीं है वापस किसी कुंवारी लड़की से शादी करने की। उसे चाहिए कि वो किसी बेवा औरत से शादी करे। किससे शादी करे? बेवा औरत से शादी करे। वो पहले एक कुंवारी लड़की से शादी कर चुका है, अब वो भी विधुर हो चुका है, तो उसको भी चाहिए वो एक विधवा औरत से शादी करें। ये बात प्रवचन में बता दी जाती है। ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है कि हाँ यार, ये महाराज साहब, बाबा साहब बिल्कुल सही बात कहते हैं कि मैंने एक बार तो शादी कर चुका हूँ। जब मैं भी कुंवारा था तो मेरी बीवी भी कुंवारी थी, हम दोनों की शादी हो गई। अब बीवी मर गई, मतलब मैं क्या हो गया, मैं विधुर हो गया। तो अब मुझे भी किसी विवाह से शादी करनी चाहिए। महाराज बिल्कुल सही बात कहते हैं। और मेरी साली तो कुंवारी है, मुझे कोई हक नहीं बनता मैं अपनी साली से शादी करूँ। वो अपने ससुर से कहते हैं कि मैं तो आपकी बेटी से शादी करने वाला नहीं हूँ। और ससुर कहता भाई तू बहुत अच्छा आदमी, हम कराना तो तैयार है कि नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अमृत राय बद्री प्रसाद को साफ मना कर देता है, मैं प्रेमा से शादी नहीं कर सकता। आगे देखिए, प्रेमा अमृत राय से शदीद मोहब्बत करती है, मगर साथ ही उसके अजीम मकसद और फैसले का एहतराम करते हुए अमृत राय के इनकार पर सर झुका लेती है। अमृत राय के इनकार और बेवा औरत से शादी की बात पर बद्री प्रसाद और उसकी बीवी देवकी सख्त बरहम होते हैं और उसके इस अमल को हिंदू मज़हब के भी खिलाफ गर्दानते हैं, क्योंकि हिंदू मत में बेवा औरत की दूसरी शादी का कोई नज़रिया मौजूद नहीं। मगर कमला, जो कि बद्री प्रसाद का बेटा है, वो कमला के इस फैसले को सराहता है। अब देखिए क्या होता है, बद्री प्रसाद को अमृत राय मना कर देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी बेटी जो है प्रेमा, वो अपने जीजा को बहुत चाहती है। वो चाहती है, बहुत अच्छा इंसान है, मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब पता लगता है कि उनका जीजा यानी कि अमृत राय जो होता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूँ। वो चाहती तो है, दिलो जान से जीजा को चाहती है, मुझसे शादी करना भी चाहती है। लेकिन जब उनकी बात पता लगती है कि वो चाहते हैं कि मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इसका हक नहीं है, मैं किसी विधवा औरत से शादी करूँगा ताकि उसका भी घर वापस बच सके, तो जीजा के इस अच्छे ख्यालात को देखकर वो अपना सर झुका लेती है और मजबूर हो जाती है। ना चाहते हुए भी उनकी बात को, उनकी अच्छाई को मानते हुए वो अपना सर झुका लेती है। तो अगर आपसे पूछे अमृत राय का किरदार कैसा है, तो आप समझ गए अमृत राय का किरदार कैसा है। बहुत सुलझा हुआ इंसान है, जो कि महाराज की एक सभा में बैठकर प्रवचन सुनता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे किसी कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। और वो अच्छी खासी, शानदार, बहुत खूबसूरत, अच्छी प्रेमा जैसी साली मिलने के बावजूद, अच्छी कुंवारी लड़की मिलने के बावजूद उसको लिए मना कर देता है और विधवा के लिए हामी भरता है। ये था अमृत राय का किरदार। ठीक है, अब बात आती है दाननाथ की। दाननाथ का किरदार कैसा था? दाननाथ बहुत अच्छा दोस्त था। वो जानता था कि मैं उसकी साली से प्यार करता हूँ और उसकी शादी से होने भी वाली थी। वो चाहता तो लड़ सकता था, भिड़ सकता कि तूने बड़ी बहन से शादी कर ली, मैं करूँगा ही करूँगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वो लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपनी मोहब्बत को अपने दिल में हमेशा दबाए रखा ताकि उसका दोस्त का घर वापस बस जाए। तो ये था दाननाथ का किरदार। वो भी सुलझा अच्छा इंसान था। अमृत राय बढ़िया इंसान था। प्रेमा, जो कि ये बात जानती थी। अब आया प्रेमा का किरदार। प्रेमा कैसी औरत थी, प्रेमा कैसी लड़की थी? तो प्रेमा, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी, उसे पता था वो अगर जिद करती कि नहीं मुझे जीजा से शादी करनी है तो वो कर लेती। लेकिन उसे पता लगा कि उसके जीजा का ख्याल बहुत नेक है, वो किसी विधवा से शादी करना चाहते हैं। तो उनको लगा नहीं, उसके जीजा का ख्याल बहुत नेक है, बहुत अच्छे इंसान है और उनके इस कार्य खैर में, उसे अच्छे काम में मैं कोई रोड़ा नहीं बनना चाहती, कोई बाधा नहीं बनना चाहती। वो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ वो ऐसा करें, उसके काम में कोई अड़चन नहीं पैदा करूँगी। ये थे इन सबके किरदार। लेकिन मामला कहाँ ख़राब होता है? अमृत राय के ससुर बद्री प्रसाद और उनकी बीवी देवकी, वो दोनों क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कोई, हम चाहते हैं हमारी बेटी की शादी हो तो हो। आप कौन होते हो मना करने वाले? आप कौन होते हो इस बात को कहने वाले कि हमारी बेटी की शादी आप होते कौन मना? हमारे कराएंगे तो कराएंगे। और कौन कहता है बेवा की शादी हो? क्योंकि उस ज़माने में बेवाओं की वापस शादी नहीं होती थी। हिंदू मज़हब में इस चीज़ को काफ़ी पहले के ज़माने में मना किया गया था, बेवाओं की शादी नहीं करवाई जाती थी। तो वो लोग बुरा मानते थे कि ऐसा थोड़ी होता है, बेवा जो औरत मर गई वो मनहूस है, ऐसा वैसा बुरा भला कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, अगर वो बेवा हो गई है तो उसमें उसकी क्या गलती है? एक बेवा की क्या गलती है? उसका शौहर मर जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको हक है कि वो फिर से शादी करे और अपनी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ पा सके, उसे पूरा हक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सास देवकी और ससुर बद्री प्रसाद क्या हो जाते हैं? जमाई से नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कमला प्रसाद फितरतन एक कंजूस किरदार है, मगर वो अय्याश पसंद और बुरी सोहबत का शिकार ही नहीं है। उसमें बस एक ही बुराई है कि वो सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है, यानी बहुत ज़्यादा फिल्में वगैरह देखता है।
दूसरी जानिब उसकी बीवी सुमित्रा उसके मिजाज के बरअक्स है और उसका मिजाज बहुत शाहाना है और कमला और सुमित्रा की बिल्कुल भी नहीं बनती है। अमृत राय का दोस्त दाननाथ एक निहायत सुलझा हुआ इंसान है और एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब कौन बच गया? अब बच गया भाई बद्री प्रसाद हो गया, ससुर हो गया, सास हो गई देवकी हो गई, जवाई हो गया अमृत राय हो गया, बेटी उसकी कौन हो गई? प्रेमा हो गई। अब बच गया भाई बद्री प्रसाद का बेटा। बेटा कौन था उसका? उसका बेटा था कमला प्रसाद। कैसा था? अय्याश टाइप का था, आदमी समझ लीजिए, दारूडिया था, पियक्कड़ था, कैसा भी था, बिगड़ा हुआ इंसान था, अच्छा आदमी नहीं था और तो गलत नज़र रखता था, करता था, कुछ तरह का उसका रवैया इसमें नॉवल में बताया गया है। और उसकी जो बीवी थी सुमित्रा, किसकी? उसके साले की जो बीवी थी, यानी साला जो था वो शादीशुदा था, उसकी सुमित्रा जो उसकी बीवी थी वो बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी अच्छी इंसान थी और उसके विचार उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन दोनों की आपस में कोई बनती नहीं थी। जब शौहर का रवैया इस तरह बिगड़ा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मियाँ बीवी में इस तरह की बातें बैठती नहीं है और उन दोनों की कभी अच्छी नहीं बनी थी। ठीक है, अब ये आ गया साला और साले की बीवी का काम। अब आते हैं वापस दाननाथ की तरफ। दाननाथ बहुत अच्छा इंसान है, उसका दोस्त हमेशा अपनी बात को दबाए रखता है कि मैं तेरी साली से मोहब्बत करता हूँ, इस बात को हमेशा दबाए रखता है, कभी भी अपने दोस्त से नहीं कहता है। अब क्या होता है आगे देखिए। अमृत राय के इनकार के बाद बद्री प्रसाद प्रेमा की रजामंदी के बाद अपनी बेटी का रिश्ता उससे तय करना चाहते हैं, मगर दाननाथ को एक ही फिक्र लाहक है कि ऐसा करके वो अपने दोस्त के हक पर डाका तो नहीं डाल रहा। जबकि अमृत राय ज़बरदस्ती एक ख़त दाननाथ की जानिब से तहरीर करके और उसके दस्तखत करवा कर बद्री प्रसाद को भेज देता है कि वो प्रेमा से शादी का ख्वाहिशमंद है। प्रेमा जो पहले किसी और से शादी से पशुपेश से काम ले रही होती है, वो अमृत राय के हाथ का तहरीर करदा ख़त देखकर दाननाथ से शादी का फैसला कर लेती है। नावल में एक और अहम किरदार पूर्णा का भी है। आप देखिए यहाँ पर कहानी बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए यहाँ पर कहानी के इन किरदारों को रोक दीजिए, फिर कहानी को नया मोमेंट देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, आखिर में ससुर बहुत गुस्सा होता है कि नहीं मैं तो अमृत राय से ही शादी कराऊंगा, अमृत राय से ही कराऊंगा, जिद पड़ जाता है। लेकिन क्या होता है, अमृत राय को पता होता है कि ऐसा होने से सब काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। उसको पता होता है कि मेरा दोस्त मेरी साली से मोहब्बत करता है, तो क्या करता है, अपने दोस्त के नाम से ख़त लिख देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, यानी दाननाथ के नाम से ख़त भेज देता है। वो ख़त घर पे जाता है, प्रेमा वो ख़त पढ़ती है कि उसको लगता है कि ख़त किसने भेजा है, दाननाथ ने भेजा है, तो वो भी शादी के लिए हामी भर देती है और अपने जीजा के उस अच्छे काम में, कार्य खैर में किसी तरह की रुकावट नहीं बनना चाहती है। और यहीं पर कहानी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक पार्ट बिल्कुल ऑफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि दोस्त भी अच्छा था, उसने भी करवा दी, और दूसरा दोस्त अमृत राय भी अच्छा इंसान था, उसने भी अपने दोस्त का वापस घर बसवाने की पूरी मदद कर दी। अब आते हैं दूसरे मोमेंट पर। नॉवेल में एक और अहम किरदार पूर्णा का भी है, जो एक पंडित की बेवा है। पूर्णा प्रेमा की अजीज़ दोस्त है, जिसे जवानी में ही बेवगी का दुख मिल जाता है। उसकी शादी को अभी 2 साल ही होते हैं कि उसका महबूब शौहर गंगा स्नान के दौरान कमल के फूलों की खातिर तैराकी करके काफ़ी दूर निकल जाता है और यही फूल और किनारे से दूरी उसकी मौत का सबब बनते हैं। पूर्णा बेवगी की चादर ओढ़ लेने के बाद बद्री प्रसाद, कमला और प्रेमा की ईमा पर बद्री प्रसाद के घर आकर रहने लग जाती है। उसकी बेवगी और बेपनाह हुस्न और इंतहाई समझदारी और उसकी खूबियाँ हैं, जिनके बाद कमला उसके जानिब राग़िब होने लग जाता है। ये कहानी का दूसरा लास्ट मोमेंट था। मैं लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। नावल का किस्सा जारी है, यानी नावल की कहानी और भी बाकी है, मगर दर्ज किताब में 9 अब्वाब मौजूद होने के बाद कहानी का खुलासा इन्हीं अब्वाब तक पेश किया गया है। कहानी का खुलासा सिर्फ वहीं तक बताया गया है जहाँ तक आपके निसाब में शामिल है, 9 हिस्से। उसका आगे कहानी बहुत लंबी है, सारी कहानी जाकर आपको क्या करना है। तो अमृत राय का, उसकी साली प्रेमा का, उसके दोस्त दाननाथ का और उसके साले कमला प्रसाद का, कमला प्रसाद की बीवी सुमित्रा का, उसके ससुर बद्री प्रसाद का, बद्री प्रसाद की बीवी देवकी का, इन सब के बारे में आप पहले जान चुके हैं। ठीक है, अब कहानी का एक मोड़ और आता है। अब जो बस्ती प्रेमा की एक सहेली होती है, उसका नाम होता है पूर्णा। पूर्णा क्या होती है, बेवा होती है। पूर्णा क्या होती है, बेवा होती है, यानी बेवा हो जाती है। उसकी नई शादी होती है और उसका शौहर जो होता है गंगा नदी में जाता, स्नान करने जाता है। किसका, पूर्णा का। ये कहानी की वजह मेन हीरोइन देखा जाए तो यही है वैसे। ठीक है, इसके ऊपर भी कहानी लिखी गई है। तो इसका दोस्त क्या होता है, जो पंडित जी होते हैं,
पूर्णा के जो हस्बैंड होते हैं वो नदी में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, देखते हैं कमल का फूल दिख जाता है, सोचते हैं कमल का फूल अगर मैं अपनी बीवी के बालों में लगा दूंगा तो वो बहुत खुश होगी, उसे गिफ्ट में दूंगा, मज़ा आ जाएगा। तो वो जाते हैं पानी में तैरते तैरते आगे जाते हैं, वो फूल आगे खिसकता जाता है और बहुत आगे चले जाते हैं। तो फूल के साथ भाई वो भी फूल भी अंदर और भाई साहब अंदर, ठीक है, वो डूब जाते हैं और वहीं में मर जाते हैं। इस तरह पानी में डूबने से उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, उनकी मोहब्बत वहीं क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब पूर्णा क्या हो गई, ये बेवा हो गई है। अब बेवा होने के बाद जाए कहाँ, पंडित की बीवी थी, घर बार नहीं, कुछ नहीं। तो प्रेमा कहती है तू मेरी बहुत अच्छी सहेली है, तो ऐसा कर मेरे घर आकर रह ले, तू मेरे घर आकर रह ले। तो बद्री प्रसाद अपने बाप को सबको मना मनू कहती कि मेरी सहेली को अपने घर में रहने की परमिशन दी जाए, इसे रहने दीजिए जाए। तो वो भी समझते हैं हम इतना पैसा खर्च करते हैं, बीवी बच्चे पालते हैं, एक पंडित की बीवी है तो पुण्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो वो भी इस बात को ज़्यादा ऐतराज़ नहीं करते, अपने घर में पूर्णा को रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनके घर में कमला प्रसाद नाम का इंसान भी होता है, जानते ना, कमला प्रसाद, बड़ा निठल्ली, सिनेमा का इश्क रखने वाला, फिल्में देखने वाला, ठीक है। उसको क्या होता है, पूर्णा जो कि बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही हसीन और जमील होती है और बहुत ही समझदार होती है और बहुत सारी खूबियों से लॉस होती है, ठीक है, बहुत सारी खूबियाँ होती है। इसलिए कमला प्रसाद उसको देखते ही, भले ही वो बेवा होती है, उसका देखते उस पर दिल फिदा हो जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब कहानी में क्या होता है ये बात तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, इतना ही दिया गया है। अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर वीडियो मैं नॉवेल का बना सका पूरा, ठीक है, नॉवेल के जो 9 भाग का मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उसका आगे की कहानी भी उसमें आगे ऐड करूं, तब मैं आपको बता पाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, सारे किरदार समझ में आ गए होंगे। अगर मैं जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पर जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके लिए एक ग्राफ चैट बना कर दूं ताकि वो सारे किरदारों को ढंग से समझ सकें, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आप रजिस्टर या कॉपी का पेज ले सकते हैं, बीच में एक सर्कल बना सकते हैं और लिख देंगे भी, बीच में अमृत राय का सर्कल में लिख देंगे अमृत राय मैन हीरो, ठीक है। उससे एक लाइन निकाल के लिख सकते हैं, ये उसकी साली है, साली का नाम है प्रेमा है, ये उसकी बीवी है जो कि मर चुकी है, ये उसका ससुर है जिसका नाम क्या है, बद्री प्रसाद है, ये उसका दोस्त है जिसका नाम दाननाथ है, ठीक है। और ये लड़की है प्रेमा, प्रेमा की सहेली है, उस सहेली का नाम क्या है, पूर्णा है जो कि विधवा हो जाती है, वो पंडित की बीवी होती है। कमला प्रसाद की बीवी का नाम सुमित्रा होता है जो अच्छी इंसान होती है। कमला प्रसाद दारूडिया होता है, बिगड़ेल होता है, अच्छे किरदार का इंसान नहीं होता है। ये सब बात अगर आप समझ लेंगे तो कहानी में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप सवाल जवाब को और ज़्यादा पढ़ लोगे तो सारी बात आपको दिमाग में सेट हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ, मैं आपको कैसा बता पाया, आपको कैसा समझा पाया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट, ज़बरदस्त वीडियो के साथ, आपके बहुत सारे ढेर सारे प्यार के साथ, आपकी ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।